नवंबर 1971। आज सुबह से ही ईस्ट पाकिस्तान के चटगांव बंदरगाह पर हफरा तफरी मची हुई थी। चारों तरफ आईएसआई के जासूस फैले हुए थे और इन्हें देखकर लग रहा था जैसे किसी का इंतजार किया जा रहा हो। अब सुबह से शाम होने को आई थी, तभी अचानक पानी में काफी जोर की लहरें बनने लगती हैं। बंदरगाह में छुपे जासूस तुरंत अपनी दूरबीन से समुंदर की तरफ देखने लगते हैं और वहां का दृश्य देख उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भारतीय झंडे के निशान के साथ 900 फीट लंबा समुद्री जहाज पानी में लहरें बनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। इधर चटगांव में ये हो रहा था। वहीं वेस्ट बंगाल के कोलकाता बंदरगाह पर भी भारतीय नौसेना में हलचल मची हुई थी। ये जानकारी भी मछुआरों के भेष में छुपे आईएसआई के खबरी बटोर लेते हैं। 24 घंटे के भीतर चटगांव और कलकत्ता से मिली जानकारी पाकिस्तान में आईएसआई हेडक्वार्टर्स तक पहुंचवा दी जाती है। आईएसआई इस जानकारी के तार जोड़ने लगती है और जैसे ही उन्हें ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आती है, वैसे ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ आता है कि ईस्ट पाकिस्तान में जंग के माहौल है और भारत वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए नेवल ब्लॉकेड लगा रहा है। इसके तुरंत बाद पाकिस्तानी नेवी हरकत में आ जाती है और अपने सबसे घातक शिप पीएनएस गाजी को हमारे विक्रांत की तरफ रवाना कर देती है। दरअसल ये 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से एक महीने पहले का समय था। इसी कारण दोनों देशों की मिलिट्री फुल अलर्ट पे थी और एक दूसरे के लिए घात लगा के बैठी थी। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन नेवी के इस जाबाज ऑपरेशन गाजी अटैक की बात करेंगे, जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप एंड तक बने रहिएगा। बीस नवंबर 1971 पीएनएस गाजी के कमांडर जफर खान को एक एनकोडेड मैसेज मिलता है, जिसके बाद गाजी शिप कराची से बंगाल की खाड़ी की तरफ निकल जाती है। गाजी का उद्देश्य साफ था, विक्रांत को डुबाना और बंगाल की खाड़ी से भारतीय नेवी की प्रेजेंस को खत्म करना। दरअसल पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में जंग के आसार थे और अगर जंग हुई तो बंगाल की खाड़ी पे पाकिस्तान का कब्जा होने से वो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री सप्लाईज जल्दी भेज पाएगा, जिससे उन्हें आने वाली वॉर में काफी मदद मिलेगी। लेकिन इससे आइए ये समझ लेते हैं कि आखिर ये जंग के हालात बने ही क्यों। देखिए, 1947 के पार्टीशन से पाकिस्तान का जन्म होता है। उस समय आज के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और ईस्ट बंगाल के इलाकों को ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान की तुलना में ईस्ट पाकिस्तान की जनसंख्या भी ज्यादा थी और यहाँ की जूट इंडस्ट्री वेस्ट पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी करती थी। इसके बावजूद ईस्ट पाकिस्तान बहुत गरीब था और वहाँ के लोगों को नीति निर्माण में कोई भूमिका नहीं दी जाती थी। उन्हें उनकी मातृभाषा बंगाली बोलने का अधिकार भी नहीं दिया गया क्योंकि उन पर उर्दू थोप दी जाती थी। इस अन्याय के विरोध में 1952 में ढाका में दंगे हुए और यहीं से ईस्ट पाकिस्तान में एक अलग देश की मांग की चिंगारी भी भड़कने लगी। साल आता है 1955 और वेस्ट पाकिस्तान में जनरल अयूब खान ने सैन्य शासन शुरू कर दिया। अयूब खान ने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों जगह आम लोगों की आवाज को दबा दिया। वहीं ईस्ट पाकिस्तान में आजादी की लड़ाई की कमान शेख मुजीबुर रहमान ने संभाल ली थी। उनके नेतृत्व में ये क्रांति और तेज हो गई, जिस कारण अयूब ने उन्हें कई बार जेल भिजवाया। 1969 तक यही स्थिति बनी रही। ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ लोग अयूब खान से परेशान हो चुके थे। इसका फायदा उठाकर जनरल याह्या खान ने अयूब को सत्ता से हटा दिया। याह्या खुद को लोगों के हितैषी नेता के रूप में दिखाना चाहता था, इसलिए उसने 1970 में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में चुनाव करवाया। इस चुनाव में ईस्ट पाकिस्तान की 162 में से 160 सीटें शेख मुजीबुर रहमान ने जीत ली, मगर याह्या ने इन इलेक्शंस को खारिज कर दिया क्योंकि मुजीबुर रहमान सत्ता में आते ही अलग देश बनवा लेते। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोग आजादी का मन बना चुके थे। 1971 की शुरुआत तक हालात बिगड़ने लगे और मार्च में याह्या ने वेस्ट पाकिस्तान की सेना को ईस्ट पाकिस्तान में भेज दिया।
सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, जिसमें आजादी के लिए लड़ रहे लोगों को बेरहमी से मारा गया, महिलाओं के साथ अत्याचार किए गए और ढाका पर वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने कब्जा कर लिया। इस अभियान में 3 लाख से 30 लाख लोगों तक की हत्या हुई। जान बचाने के लिए करीब 10 लाख लोग भारत की सीमा में शरण लेने लगे। इसी कारण भारत सरकार को इसमें कूदना पड़ा। हम खुलकर ईस्ट पाकिस्तान की आजादी का समर्थन करने लगे। पाकिस्तान को डर सताने लगा कि अगर भारत ने सैन्य हस्तक्षेप किया तो 1948 और 1965 की तरह वो फिर से हार जाएगा और इस बार तो अपना एक हिस्सा गवा ही देगा। इन सब चीजों के होते होते नवंबर 1971 आ चुका था और दोनों देशों को युद्ध बहुत करीब दिख रहा था। इसलिए दोनों देश बंगाल की खाड़ी पे कब्जा करना चाहते थे और विक्रांत के लिए गाजी को भेजा जाता है। गाजी के कराची से निकलने के 2 दिन बाद इंडियन नेवी एक मैसेज इंटरसेप्ट करती है। ये मैसेज पाकिस्तान की एक शिप से ईस्ट पाकिस्तान के बंदरगाह को भेजा गया था। मैसेज में पता चल रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान के बंदरगाह को एक खास तरह के लुब्रिकेंट का इंतजाम करने का कहा गया है। ये लुब्रिकेंट सिर्फ गाजी में इस्तेमाल होता था, इसलिए हमारी नेवी तुरंत समझ जाती है कि गाजी बंगाल की खाड़ी की तरफ आ रहा है और विक्रांत को डुबाना उसका लक्ष्य होगा। यहाँ हमारी नेवी अपने युद्ध कौशल का परिचय देती हुई गाजी के लिए ऐसा जाल बिछाती है जिससे पाकिस्तान को गाजी के चिथड़े भी कभी नहीं मिलते। गाजी को डुबाने से पहले ये जानते हैं आखिर गाजी और विक्रांत में ऐसा क्या खास था जो दोनों अपने देशों की सबसे माहिर शिप्स थी। गाजी यूएसए की 10th क्लास सबमरीन का हिस्सा था और 1964 में पाकिस्तान को मिलता है। गाजी की खासियत ये थी कि वो 11,000 नॉटिकल माइल्स तक एक बार में कवर कर लेता है, जो किसी भी सबमरीन के लिए काफी बड़ी बात थी। गाजी में 6 टॉरपीडो थे जो हर तरह की वॉरशिप को डुबाने के लिए काफी था। इसके अलावा 1971 में सबमरीन होना ही बड़ी बात थी। उस जमाने में भी गाजी डीप सी में चुपचाप ऑपरेट करते हुए माइंस लगाने की भी क्षमता रखता था। वहीं अगर विक्रांत की बात करें तो वो ब्रिटिश मेड था और साल 1961 में भारतीय नेवी के पास आया था। विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसका मतलब था कि वो समुद्र में एक एयरफील्ड का भी काम करता था। विक्रांत पर 2 लड़ाकू विमान हमेशा खड़े रहते थे, हॉकर सी हॉक और ब्रैगवेट एलिजा। इसमें एक सबमरीन को तबाह करने की क्षमता थी और दूसरा दुश्मन के इलाके में घुसकर बमबारी करने की हिम्मत रखता था। और तो और विक्रांत में अपने समय के सबसे अत्याधुनिक रडार लगे हुए थे। इन्हीं खासियतों के कारण विक्रांत जहां खड़ा हो जाता था वहां एक चट्टान की तरह दुश्मन को पूरा ब्लॉक कर देता था। इसी कारण पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ने लगी थी जब उन्हें पता चला कि विक्रांत बंगाल की खाड़ी में खड़ा है। मिशन पर वापस आते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। गाजी के विक्रांत की तरफ आने की खबर मिलते ही ईस्टर्न नेवल कमांड के वाइस एडमिरल कृष्णन एक 2 तरफा चाल चलते हैं। सबसे पहले वो विक्रांत को अंडमान में एक खुफिया लोकेशन की तरफ रवाना कर देते हैं और दूसरी तरफ विशाखापट्टनम में स्थित विजाग नेवल बेस में खड़ी इंडियन नेवल शिप राजपूत के लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह को लड़ाई के लिए तैयार रहने का मैसेज भेजते हैं। राजपूत वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने की शिप थी और अब इसके रिटायर होने का समय आ चुका था। विशाखापट्टनम नेवल कमांड भारत की सारी नेवल कमांड्स में से सबसे बड़ी है, इसलिए राजपूत अपनी रिटायरिंग सेरेमनी के लिए वाइजैग में खड़ा था। राजपूत को वाइजैग में बहुत सारे सिग्नल्स भेजने थे जिससे गाजी को लगे कि वहां पर विक्रांत खड़ा है। ऐसे करके कृष्णन ने एक तो विक्रांत को सेव कर दिया और दूसरा गाजी को निपटाने का इंतजाम कर दिया था। उधर गाजी विक्रांत को ढूंढती हुई बंगाल की खाड़ी तक पहुंच चुकी थी। ये खबर जैसे ही इंडियन नेवी को पता लगती है वो एक मैसेज जानबूझ के लीक करवाती है कि विक्रांत वाइजैग में खड़ा है। इसके अलावा वाइजैग के नेवल बेस से सब्जी मंडी में बहुत सारा सब्जियों का ऑर्डर दिया जाता है। कपड़ों की दुकानों पे बड़ी संख्या में ऑर्डर दिए जाते हैं और काफी सारे टेलीफोन बूथ भी नेवी द्वारा बुक कर दिए जाते हैं। नेवी ऐसा जानबूझकर करती है क्योंकि उन्हें पता था आईएसआई के खबरी भारतीय सेना के मुख्य ठिकानों के आसपास भटकते रहते हैं और इतने बड़े ऑर्डर्स की खबर वो अपने पाकिस्तानी अकाउंट तक जरूर पहुंचवा देंगे। ऐसा होता भी है और इन एजेंट्स के पाकिस्तानी आका इस खबर से और ज्यादा कंफर्म हो जाते हैं कि कोई बड़ी शिप आ रही है और भारत की सबसे बड़ी शिप तो विक्रांत ही है। पाकिस्तान से तुरंत गाजी को बताया जाता है कि तुमने जो लीक मैसेज सुना है वो एकदम सही है, विक्रांत वाइजैग में ही है। पाकिस्तान से कंफर्मेशन मिलते ही गाजी के कमांडर जफर उत्सुक हो जाते हैं
और तुरंत गाजी को वाइजैक की तरफ मुड़वा देते हैं। इधर गाजी पानी की गहराइयों में एकदम चुपचाप आगे बढ़ रही थी और लगातार माइंस भी बिछा रही थी और राजपूत भी इस समय समुंदर में उतर चुका था। गाजी के रडार पर काफी भारी मात्रा में सिग्नल्स आने लगते हैं और वो सोचने लगता है कि ये विक्रांत है। इसी कारण वो वाइजैक के आसपास पानी के माइंस का एक घेरा बना देता है। उधर राजपूत को अपने रडार पर एक सबमरीन दिखाई देती है और वो भी समझ जाता है कि गाजी पहुंच चुका है। इधर गाजी अपने टॉर्पीडो रेडी टू फायर मोड में सेट कर देता है। अब गाजी और राजपूत की दूरी काफी कम हो चुकी थी और गाजी अपना टॉर्पीडो हमारे राजपूत की तरफ चलाने वाला होता है। उससे पहले ही राजपूत एक के बाद एक 2 डेप्थ चार्ज फायर करता है। दोस्तों, डेप्थ चार्ज उसे कहते हैं जब सबमरीन को तबाह करने के लिए एक बारूद से भरे ड्रम्स को समुद्र में ऊपर से फेंका जाता है। इनमें एक फ्यूज लगा होता है जो एक पहले से सेट गहराई पर जाके फट जाता है। राजपूत जैसे ही पहला डेप्थ चार्ज करता है वो गाजी की गहराई नापने में असफल रहता है और गाजी तक पहुंचने से पहले ही फट जाता है। उधर गाजी में मौजूद लोग इस बात से हैरान हो जाते हैं कि हमारी मौजूदगी भारतीय नेवी को पता चल चुकी है। इसी कारण वो तुरंत अपने टॉर्पीडो को लॉन्च कर देती है और टॉर्पीडो अपने चैम्बर में लोड हो जाती है। टॉर्पीडो गाजी से निकलने लगते हैं। इतने में ही गाजी की तरफ आ रहा एक और डेप्थ चार्ज सही गाजी के पास पहुंच के फटता है। इससे गाजी के टेक्निकल रूम में बड़ा झटका लगता है और एक बार के लिए पूरा गाजी कांप उठता है, मगर गाजी ब्लास्ट होने से बच जाता है। गाजी में मौजूद लोग पहले तो सदमा खाते हैं कि उनकी इतनी एडवांस सबमरीन को भारत ने ढूंढ भी लिया और फिर हमला भी कर दिया, मगर जब भारत के 2 डेप्थ चार्ज से भी गाजी फटती नहीं है तो वो खुद पे गर्व करने लगते हैं कि गाजी को इतनी आसानी से भारत कैसे मार देगा। बस ये सोचकर उनके चेहरों पर मुस्कान आई ही थी कि डेप्थ चार्ज से बने इंटरनल प्रेशर से गाजी का एक हिस्सा फट जाता है और बड़ा सा छेद हो जाता है। इसके बाद गाजी में तुरंत बहुत सारा पानी घुसने लगता है और अंदर हाहाकार मच जाता है। कुछ ही सेकंड्स में गाजी के हर कमरे में भारी मात्रा में पानी घुसने लगता है। अंदर मौजूद पाकिस्तानी नौसैनिक जिस छेद से पानी अंदर आ रहा था उसे बंद करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन समुद्र की इतनी गहराई में ऐसा प्रेशर होता है कि पानी उन्हें बहा के ले जाता है। पूरी गाजी में बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट होने लगते हैं और गैसेस लीक होने से अजीब सी बदबू फैल जाती है। इस समय तक गाजी लगभग पानी से भर चुकी थी, इसलिए उसको ऊपर ले जाने का कोई तरीका नहीं था। बहुत सारे पाकिस्तानी नौसैनिक मारे जा चुके थे और अब पानी अंत में गाजी के टॉर्पीडो वाले कमरे में घुस जाता है और ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं कि वो ब्लास्ट कर जाते हैं। एक ही झटके में पाकिस्तान का घमंड भारत के राजपूत के हाथों पानी पानी हो जाता है। हालांकि गाजी के डूबने को लेकर पाकिस्तान कभी भारत का हाथ कबूल नहीं करता। आखिर गाजी उनकी शान जो था, लेकिन हम कैसे भूल जाएं, ये वही पाकिस्तान है जिसने 2019 में बालाकोट स्ट्राइक में अपने F-16 को खोने के बाद भी गाजी की ही तरह ये कहा था कि भारत का इसमें कोई हाथ नहीं था, वो एक टेक्निकल फेलियर था। गाजी के केस में भी पाकिस्तान यही कहता है कि या तो वो अपनी ही माइन से टकरा गया या टेक्निकल फेलियर से ब्लास्ट हो गया। बाकी गाजी को तबाह करने से भारतीय नेवी को 1971 की जंग में बहुत फायदा मिला, क्योंकि अब विक्रांत ने पूरी बंगाल की खाड़ी पे अपना कब्जा कर लिया और उस पे मौजूद फाइटर जेट्स ने ईस्ट पाकिस्तान में खूब सारी एयर स्ट्राइक की, जिससे पाकिस्तानी आर्मी को भारी नुकसान हुआ। दोस्तों, कुछ इस तरह हमारी भारतीय नेवी ने इतिहास को दोहराते हुए पाकिस्तान को उसके ही प्लान में उलझाकर शय और मात दी थी। बाकी इसके अलावा अगर आपको देखना है कि कैसे हमारी एयरफोर्स ने 2019 में बालाकोट स्ट्राइक करके पाकिस्तान को धूल चटाई और कैसे हमारे एयरफोर्स के अफसर अभिनंदन को डंके की चोट पे पाकिस्तान से वापस भारत लाए, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे जरूर क्लिक कीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।